इस वीडियो में हम डायबिटीज मेलिटस के क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस के जो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है उसे डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस मतलब कि जो टीनी ब्लड वेसल्स होते हैं, जो टीनी ब्लड कैपिलरीज होते हैं, पतले ब्लड वेसल्स, तो उसमें डायबिटीज़ के केस में लंबे समय तक बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज होने की वजह से क्या होता है कि वो डैमेज होते हैं। और डैमेज होने की वजह से क्या होते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशंस अराइज करते हैं, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इस माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हम तीन कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। तो बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो नाम से यह स्पष्ट है कि रेटिनोपैथी मतलब कि डायबिटीज़ के द्वारा जो है रेटिना में क्या होता है कि इसके जो कैपिलरी जो है तो वो डैमेज होते हैं। तो चूँकि डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि बहुत लंबे समय से ही इसका साइलेंटली तरीके से, मेनली टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि साइलेंटली तरीके से ब्लड ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा रहता है, और ज़्यादातर ये खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज का स्पाइक है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस राइज होते हैं। और रेटिना जो होता है हमारे आँख का, जो जिसपे लाइट्स जाते हैं और उसका इमेज जो है न्यूरॉन्स के द्वारा ब्रेन बनाता है। तो लाइट जब जिस सरफेस पे पड़ता है तो उसे रेटिना कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रेटिना को जो ब्लड वेसल्स जो सप्लाई होते हैं, ब्लड सप्लाई होते हैं, तो वो कैपिलरीज के द्वारा होते हैं। जो रेटिना होता है तो वो एक सीट की तरह होता है। तो और इस रेटिना के भी कई लेयर्स होते हैं। तो रेटिना के जस्ट पीछे, मतलब कि बिल्कुल ही पीछे नहीं, इसके बहुत सारे लेयर होते हैं। तो फ्रंट के जस्ट पीछे क्या होता है कि जो है कैपिलरीज होते हैं, जो कि रेटिना को ब्लड सप्लाई कंटिन्यूअसली करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डायबिटीज़ के केस में ये जो कैपिलरीज हैं तो ये डैमेज होते हैं, और डैमेज होकर के ये स्टिफ हो जाते हैं, और साथ ही साथ नैरो भी हो जाते हैं। और जब ये ज़्यादा मतलब कि डैमेज होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि इनमें बल्जिंग होता है, जिसे बल्जिंग मतलब कि जो कैपिलरीज हैं तो इनको सपोर्ट के लिए जो है पेरिसाइट्स होते हैं, इनके जो सरफेस पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं तो इनके सरफेस पे जो है पेरिसाइट्स होते हैं। और ये पेरिसाइट्स जब डैमेज होते हैं डायबिटीज़ के केस में, तो इस वजह से क्या होता है कि इनका सपोर्ट जो है वो कमज़ोर हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि ये जब ब्लड का प्रेशर जब पड़ता है कैपिलरीज पे, तो ये कमज़ोर होने की वजह से, इनका सपोर्ट कमज़ोर होने की वजह से ये बल्ज आउट हो जाते हैं। मतलब कि ये छोटा-छोटा जो है बल्जिंग इनमें हो जाता है, जिसे माइक्रो एन्यूरिज्म कहते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि जब माइक्रो एन्यूरिज्म का केस राइज होता है तो उसकी वजह से जो कैपिलरीज है वो बहुत ही ज़्यादा लीकी हो जाते हैं। और लीकी होने की वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड है, जो वाटर है, वो बहुत ही ज़्यादा रेटिनल जो टिश्यूज़ है उनमें ज़्यादा वाटर जाने लगता है, ज़्यादा फ्लूइड जाने लगता है। और इस वजह से क्या होता है कि रेटिनल एडिमा होता है। रेटिना में जो है वो स्वेलिंग हो जाता है और रेटिनल एडिमा होता है, और इस वजह से क्या होता है कि ब्लर विजन दिखता है। तो इस तरीके से जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी में कॉम्प्लिकेशंस राइज होते हैं। और साथ ही क्या होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं, क्योंकि जब ये डैमेज होते हैं, कैपिलरीज जब डैमेज होते हैं तो इसका जो एंडोथेलियल लाइनिंग जो होता है वो भी डैमेज होता है, और इसका जो बेसमेंट वॉल है वो भी डैमेज होता है। और इस तरीके से एंडोथेलियल स्वेलअप हो जाते हैं, बेसमेंट जो है वो थिक हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि जब नैरो कर देते हैं कैपिलरीज को, तो ब्लड सप्लाई जो है वो ब्लॉक हो जाता है। और जब रेटिना को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो उनमें हाइपोक्सिया का कंडीशन आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो
रेटिना होता है वो इस्चीमिक हो जाते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है उनके टिश्यूज में। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो रेटिनल जो टिश्यू होते हैं वो एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करते हैं कि नए ब्लड वेसल्स फॉर्म हो। क्योंकि जब डैमेज के कारण, थिकनिंग के कारण, स्वेलअप के कारण जब ये ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं, उनसे ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, तो चूँकि इनमें इस्चीमिया का कंडीशन एराइज हो जाता है, इनके जो टिश्यूज हैं उनमें ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो टिश्यूज हैं, जो रेटिना के जो टिश्यूज हैं वो एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है कि जो पुराने जो कैपिलरीज है उनसे ही अब नया ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो सके। और जब ये कंडीशन एराइज होता है, जब नया ब्लड वेसल्स फॉर्मिंग होता है, तो ये पुराने जैसे नहीं होते। जो पुराने जो थे, जो हमेशा नॉर्मली ब्लड सप्लाई करते थे, तो ये वैसे नहीं होते हैं। ये जो है बहुत ही कमज़ोर होते हैं, फ्रेगाइल होते हैं, जल्दी डैमेज हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि जब ये ब्लड वेसल्स नए बनते हैं, तो पहले तो रेटिना के जस्ट मतलब कि रेटिना के जो आउटर लेयर है, जो फ्रंट है, तो उसके जस्ट पीछे मतलब कि एक कैपिलरीज थे। और जो जो ये नया जो कैपिलरी जो ब्लड वेसल्स नया जो बनता है, तो ये क्या करता है कि इसके सतह पे आ जाता है, और साथ ही साथ ये बाहर जो विट्रस फ्लूइड है, तो वहाँ पर ये मतलब कि ये रेटिना के सामने फ्रंट तक ये ग्रो हो जाते हैं, विट्रस फ्लूइड तक में चले जाते हैं। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, जब ये ब्लड वेसल्स फॉर्म होते हैं, बनते हैं, तो इनके साथ साथ फाइब्रस टिश्यूज भी बनते हैं। फाइब्रस टिश्यूज मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, और ये मतलब कि क्या करते हैं कि जो नए जो ब्लड वेसल्स बनते थे, इनके अराउंड इनका फॉर्मिंग होता है, साथ ही साथ दोनों होते हैं, ब्लड वेसल्स और ये फाइब्रस टिश्यू। और ये जो फाइब्रस टिश्यू क्या करते हैं कि इनका नेचर होता है कि ये श्रिंक होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते, श्रिंक होते हैं, सिकुड़ते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि मान लीजिए कि ये हमारा रेटिना है, हमारा आईबॉल, अगर हम इसे आईबॉल के लिए जैसे कंपैरिजन करें, और ये हमारा आईबॉल हो गया, और यहाँ से हमारा लाइट इंटर करता है, और ये जो सरफेस है ये रेटिना है, और ये जो हॉलो स्ट्रक्चर है, तो इसमें विट्रस फ्लूइड भरा होता है, जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे कि जब लाइट इंटर करता है तो डायरेक्टली जा कर के रेटिना पर पड़ता है, और हमें जो है ये रेटिना से जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन में जाकर इमेज बनाते हैं और हमें साफ दिखता है। पर इस कंडीशन में क्या होता है कि चूंकि इस रेटिना के जस्ट पीछे जो कैपिलरीज हैं वो डैमेज होने के कारण जब वो नैरो हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई नहीं कर पाते, तो ये जो रेटिनल जो टिश्यू है, ये क्या करता है कि एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है कि ये जो पहले के जो कैपिलरीज थे, तो वो उनसे अब नए ब्लड वेसल्स फॉर्म होते हैं, और वो क्या करते हैं कि फॉर्म होते हुए ये बाहर चले आते हैं, मतलब कि सरफेस पे भी आते हैं और ये बाहर चले आते हैं, और इनके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स नए बने, तो इनके अराउंड फाइब्रस टिश्यू जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। और ये जो जेली जो सब्सटेंसेस होता है, तो ये मतलब कि ये वाटर के जैसा नहीं होता कि इसमें जस्ट जो नए ब्लड वेसल्स या जो फाइब्रस टिश्यू है वो फ्लोट करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये मतलब कि ये थिक होता है, और इसमें जो है कोलेजन जो स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं, और इनसे क्या होता है कि ये जो फाइब्रस टिश्यू या जो ब्लड वेसल्स है वो इसमें आ जाते हैं। और बाद में क्या होता है कि ये जो फाइब्रस टिश्यू है वो श्रिंक होते हैं, ये जो जेली है, जो विट्रस जेली है, इसके और श्रिंक होते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि जो रेटिनल जो वाल है, जो रेटिनल सीट है, ये भी इनसे मतलब कि इनके श्रिंक होने की वजह से इनके साथ चला आता है, मतलब कि ये डिटैच्ड हो जाता है सरफेस से। और चूंकि जो लाइट सेंसिंग का जो फिनोमेना है, जो प्रक्रिया है, वो रेटिना से ही होता है, क्योंकि लाइट रेटिना पर पड़ रहा है। तो जब रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, तो इस वजह से जो पेशेंट होता है उसे परमानेंटली विजन लॉस हो जाता है।
तो इस तरीके से डायबिटीज़ के केस में जो रेटिनल डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इसमें क्या होता है कि ब्लर विजन और विजन लॉस और परमानेंटली विजन लॉस जैसे कॉम्प्लिकेशंस राइज होते हैं। तो इस तरीके से यह होता है, तो इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में हम देखते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो क्या होता है कि जब परसिस्टेंटली बहुत लंबे समय तक ग्लूकोज ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, तो उस वजह से जब ये प्रोटीन से स्टिक होते हैं, मतलब कि जो प्रोटीन्स एंडोथेलियल सेल्स के अंदर है या फिर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जो कैपिलरीज होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि मान लीजिए कि ये हमारा कैपिलरीज है, तो ये इसका जो जिससे जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये जो सरफेस है, जो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में है, तो इसे एंडोथेलियल कहते हैं। इसमें एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और इसके अराउंड जो है बेसमेंट वॉल होता है, और ये बेसमेंट वॉल प्रोटीन्स इसमें होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डायबिटीज़ के केस में, और चूंकि ये एंडोथेलियल सेल्स ये इसके पीछे जो है बेसमेंट वॉल, और इसके अराउंड जो है सपोर्ट के तौर पे जो पेरिसाइट्स होते हैं वो होते हैं। तो डायबिटीज़ के केस में जब ब्लड ग्लूकोज ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, तो ये शुगर क्या होता है कि ये एंडोथेलियल सेल्स में एंटर करते हैं और साथ ही साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं उसमें भी क्या करते हैं कि स्टिक होते हैं। तो जब ये प्रोटीन से स्टिक होते हैं, तो ये एजी बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से एजी फॉर्मेशन होता है। तो जब ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हुए, तो ये क्या करते हैं कि इंडोथेलियल सेल्स के अंदर भी जाते हैं, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसमेंट जो वॉल है उसके भी जो प्रोटीन्स है, जो कोलेजन्स हैं, तो उससे भी स्टिक होते हैं। और जब स्टिक होते हैं तो वो डैमेज करते हैं, उनका जो नॉर्मल जो अरेंजमेंट था वो नहीं रह जाता है। क्योंकि नॉर्मल अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो हेल्दी बेसमेंट वॉल जो होता है, तो उसके जो प्रोटीन्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली, मतलब कि नए पुरान होते रहते हैं, नया प्रोटीन्स बनते रहता है, नया मतलब कि जो पुराने जो प्रोटीन्स है वो, मतलब कि उनका अ, जो है ये मतलब कि वो जाते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये जो वॉल होता है, तो बेसमेंट जो वॉल है वो मतलब कि ज़्यादा थिक नहीं होता है, वो थिन होता है। और इससे क्या होता है कि आसानी से जो ब्लड के सब्सटेंसेस है वो टिश्यूज को मिलते हैं इसको पार करके। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि क्योंकि ये इंडोथेलियल जब ग्लूकोज ज़्यादा हुआ,
तो ब्लड में जो प्रोटीन्स जो फ्लो हो रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है कि ये ग्लूकोज, ये शुगर स्टिक होकर के एजी बना लेता है। और ये जो एजीई होता है, तो इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं इंडोथेलियल सेल्स पे होते हैं। और चूंकि कैपिलरीज के जो इंडोथेलियल सेल्स हैं, तो इस पे भी ये रिसेप्टर्स होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये रिसेप्टर से बाइंड होते हैं एजीई, तो ये एक डेंजर सिग्नल देते हैं। जो इंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनका डेंजर सिग्नल लेते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि इन सेल्स के अंदर जो है, जो आरओएस हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। और उस वजह से क्या होते हैं कि ये जो आरओएस पार्टिकल्स हैं, ये डैमेज करते हैं इंडोथेलियल सेल को। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंडोथेलियल सेल्स भी डैमेज हुआ, और जो ग्लूकोज बाइंड हुआ मेम्ब्रेन से, तो वो जो उन कोलेजन से बाइंड बाइंड हुआ, जो प्रोटीन से बाइंड हुआ स्टिक होकर के, तो वो भी डैमेज हुआ। तो इंडोथेलियल सेल्स भी डैमेज और मेम्ब्रेन भी डैमेज। तो इस वजह से क्या होता है कि जो इंडोथेलियल सेल्स होता है, ये स्वेल अप भी हो जाता है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके जो कोलेजन्स हैं, वो जब ग्लूकोज इनसे बाइंड होता है, इनसे स्टिक होता है, तो ये क्या करते हैं कि डैमेज होकर के और वहीं पर मतलब इकट्ठा होते रहते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, वो थिक हो जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारा कैपिलरीज है, वो थिक हो जाता है, स्टिक हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब पेरिसाइट्स डाई होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज इन्हें भी डैमेज करते हैं, तो पेरिसाइट जब डाई होते हैं, तो चूंकि जो कैपिलरीज का जो सपोर्ट है वो कम हो जाता है। और इस वजह से जो कैपिलरीज होते हैं, तो वो बल्जिंग होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे बल्ज हो जाते हैं कैपिलरीज। तो इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म। जब ये कंडीशन अराइज होता है, तो जो कैपिलरीज होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लीकी हो जाते हैं। और चूंकि बल्ज होने से जब ये लीकी हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लूइड हैं वो चले आते हैं रेटिनल टिश्यूज में। और जब रेटिना के टिश्यू में बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि रेटिना जो होता है वो एडिमा हो जाता है। तो इसे बोलते हैं रेटिनल एडिमा। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है उसे ब्लर विजन दिखता है। और इसके बाद क्या होता है कि कैपिलरी जब मतलब कि स्टिफनेस होने की वजह से, स्वेलअप होने की वजह से, जब वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होता है रेटिना का, वो मतलब कि वो भी ब्लॉक हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का डिलीवरी है वो कम हो जाता है। और जब ऑक्सीजन का डिलीवरी कम हो जाएगा, तो जो रेटिना के जो टिश्यूज होते हैं वो इस्कीमिक हो जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और चूँकि ये जो कैपिलरीज़ हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि नया ब्लड वेसल्स बनाने के लिए कुछ सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि नए ब्लड वेसल्स बनते हैं। तो क्या होता है कि जब ये सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, तो नए ब्लड वेसल्स बनते हैं। और उस वजह से क्या होता है, और साथ ही साथ क्या बनता है कि फाइब्रस टिश्यू बनते हैं। और दोनों जो है जो न्यू ब्लड वेसल्स है, वो पहले जैसा नहीं होता है, ये फ्रेगाइल होता है और कमज़ोर होता है, जिससे कि ये बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाता है। और जो फाइब्रस टिश्यू जो होता है, वो क्या करता है कि जब ये दोनों ग्रो होते हैं विट्रस फ्लूइड में, तो ये जो फाइब्रस टिश्यू है, ये श्रिंक होता है।
श्रिंक जब होता है तो ये क्या करता है कि ट्रैक्शन करता है रेटिना को, और जो रेटिनल जो लेयर है वो क्या करते हैं कि वो डिटैच हो जाता है। तो इसका वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है उसे परमानेंटली विजन लॉस होता है। और क्या होता है कि चूंकि ये जो नया ब्लड वेसल्स है ये फ्रेगाइल होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो ये जो विट्रस फ्लूइड है तो उनसे भी इरिटेट होकर क्या होते हैं कि ये मतलब कि बहुत ही जल्दी और प्लस में जो ब्लड है उसके प्रेशर से ये क्या होते हैं कि ये रप्चर हो जाते हैं। और जब ये रप्चर होते हैं तो जो ब्लड है वो क्या होता है कि जो विट्रस फ्लूइड है उसी में मतलब कि मतलब मिक्स हो जाता है। और चूंकि नॉर्मल केस में जो नॉर्मल हेल्दी विट्रस फ्लूइड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। पर इसमें जब ब्लड मिक्स हो जाता है तो जो पेशेंट है उससे विजन लॉस होता है, उसे कुछ नहीं दिखता। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है। जो फाइब्रस टिश्यू है ये क्या करता है कि जब जब ये भी साथ में ग्रो होता है, विट्रस फ्लूइड में चल जाते हैं दोनों, तो ये क्या करता है कि ये श्रिंक होता है। और जब श्रिंक होता है तो क्योंकि ये अटैच्ड होता है रेटिनल वाल से, रेटिना से, तो इस वजह से क्या होता है कि जब ये श्रिंक होता है तो रेटिना को भी खींचता है, और इस वजह से क्या होता है कि रेटिना जो है वो डिटैच हो जाते हैं, और इस वजह से जो पेशेंट होता है उसे परमानेंट विजन लॉस होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब ये श्रिंक होता है तो ये खींचता है रेटिना को, और इस तरीके से क्या होता है कि रेटिना भी जो है खींचे खींचा चला जाता है इससे, और इसे बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। और इससे क्या होता है कि परमानेंट विजन लॉस होता है।